ओरल एजेंट्स में हमने डिस्कस करने हैं सबसे पहले सल्फोनाइलयूरियाज। सल्फोनाइलयूरियाज आर इंसुलिन सिक्रीटागोजेस, मीन्स ये ऐसे एक्ट करेंगे कि इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो इन्हांस करेंगे, इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज करेंगे। सल्फोनाइलयूरियाज में हमारे पास 3 मेन एजेंट्स हैं, ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइपिजाइड एंड ग्लैम्पिराइड। ओके, हम ये देखा था कि नॉर्मली इंसुलिन कैसे सिक्रीट होता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले हमने ये देखा था। ब्लड का जो ग्लूकोज है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स जो है वो डिटेक्ट करेंगे और ग्लूकोज को अपटेक करेंगे बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास में। वहाँ पे ग्लूकोकाइनेज उसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन करेगा तो जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन है, उसके रिजल्ट में एटीपी की जो सिक्रीशन है ना वो बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। अब एटीपी की सिक्रीशन इंक्रीज होगी ना तो पोटेशियम चैनल्स बीटा सेल्स में जो है पोटेशियम इन्फ्लक्स कम हो जाएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, डिपोलराइजेशन होगी और इंसुलिन की सिक्रीशन होगी। इंसुलिन जो है एक्सोसाइटोसिस से इंसुलिन जो है वो इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस जो है इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सल्फोनाइलयूरियाज का यहाँ पे एक्शन है कि ये पोटेशियम चैनल्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को इस स्टेप को क्या करते हैं, इस स्टेप को इंक्रीज करते हैं, मतलब पोटेशियम इन्फ्लक्स जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, डिपोलराइजेशन होती है और इंसुलिन सिक्रेट होता है। हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ये देख लें कि जब हम ये वाले एजेंट एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो जो सीरम प्रोटीन, ये एब्जॉर्प्शन के बाद ये सीरम प्रोटीन्स के साथ जो है ये ड्रग्स जो है वो बाइंड करती हैं और इनका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो लिवर में होता है। इनका जो हाफ लाइफ है वो है 12 to 24 आवर्स में हम देखेंगे। और ये जो इनका एक्सक्रीशन होता है दोनों रूट से होता है, फीकल रूट से भी होगा और रीनल रूट से भी होगा। एडवर्स इफेक्ट्स में अगर हम देखें तो इनके एडवर्स इफेक्ट्स में हम ये देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है पेशेंट को, अगर मतलब ज़्यादा अफेक्ट, इनका प्रोलॉन्ग अफेक्ट के रिजल्ट में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होता है। इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है उतना ज़्यादा कम हो जाता है। जब प्रोलॉन्ग यूज़ होगा तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी कर सकता है, इससे वेट गेन हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो सेल में अपटेक है ना, सेल में ग्लूकोज का अपटेक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर हमने एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि जो अगर रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट होता है तो वो ग्लाइब्यूराइड जो एजेंट है उसके लिए प्रॉब्लम होता है, उसमें हम ग्लाइब्यूराइड को एडमिनिस्टर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि रीनल डिसफंक्शन में ग्लाइब्यूराइड की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया जो इंक्रीज हो जाता है। और हेपेटिक डिसफंक्शन में जो है, हेपेटिक डिसफंक्शन है अगर पेशेंट को, तो हम ग्लाइपिजाइड नहीं देते, उसमें इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने जो ड्रग्स, जो एजेंट्स देखना है ना, दे आर ग्लेनाइड्स। ग्लेनाइड्स को भी डिस्कस करने से पहले ये देखना है कि वो ड्रग्स जो अगर हम को एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनकी सल्फोनाइलयूरियाज से तो डिक्रीज करते हैं उसका इफेक्ट। एंटीसाइकोटिक्स, स्टेरॉइड्स, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, नियासी जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, डायूरेटिक्स। और ड्रग्स जो इसको इन्हांस करेंगे इसका इफेक्ट, बीटा ब्लॉकर, क्लैरिथोमाइसिन, सैलिसाइलेट्स एंड सल्फोनाइलयूरियाज। तो ये जो एजेंट्स हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है को एडमिनिस्टर हम ये नहीं करते सल्फोनाइलयूरियाज। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लेनाइड्स हैं, ग्लेनाइड्स में हमारे पास 2 एजेंट्स हैं, नेटग्लेनाइड एंड रेपाग्लेनाइड। अब हमने ये देखना है कि ये वाले जो एजेंट्स हैं ना, दे आर ऑल्सो इंसुलिन सिक्रेटागोजेस, जस्ट लाइक इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो सल्फोनाइलयूरियाज की तरह है। वो जिस तरह एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, पोटेशियम का इफ्लक्स जो है ब्लॉक हो जाता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, पोटेशियम का इफ्लक्स मज़ीद कम कर देता है, ठीक है। कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और एक्सोसाइटोसिस जो होती है वो इंसुलिन की वो बढ़ जाता है, तो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको सल्फोनाइलयूरियाज के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करते हैं ना, इस कंपेयर टू सल्फोनाइलयूरियाज, तो इसका जो ऑनसेट है, मीन्स इसका जो एक्शन को स्टार्ट करने का टाइम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, वो जल्दी है,
ठीक है, एज कम्पेयर टू रैपिड ऑनसेट है इसका, तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो स्मॉल है, कम है एज कम्पेयर टू सल्फोनाइलुरियाज। ये जो है अफेक्टिव है अर्ली रिलीज ऑफ इंसुलिन के, ठीक है, जो कि खाने के बाद लाइक रिलीज होता है। पोस्ट प्रैंडियल इंसुलिन रिलीज होता है 15 से 20 मिनट्स, खाने के बाद 15 से 20 मिनट्स जो है ना हमारी बॉडी नॉर्मली इंसुलिन को का रिलीज जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो तब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं डायबिटिक पेशेंट में। ये पोस्ट प्रैंडियल खाने के बाद जो है ना ग्लूकोज के अच्छे रेगुलेटर्स हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन जो है बढ़ा देते हैं। दूसरा हमने ये देखना है कि हमने को एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी नहीं करानी सल्फोनाइलुरियाज के साथ। क्यों? क्योंकि इनका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कभी भी नहीं करवानी, ठीक है। सेम दोनों इंसुलिन स्कीटाकोजेज है, ओवरलैपिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की वजह से जो है ना रिस्क जो है वो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया का बढ़ जाता है। ओके फिर हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेंगे, तो इसको हमने खाने से पहले ही देना है, शुड बी टेकन प्रायर टू मील, और इनकी जो है ना दे आर वेल एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। अब इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में होता है बाय साइटोक्रोम 3 या 4 एंजाइम्स इन लिवर, तो इनकी जो एक्सक्रीशन है ना वो भी फीकल रूट से ही होती है, बाइल में होती है, फीकल रूट से होती है, ठीक है। तो हेपेटिक डिसफंक्शन के पेशेंट में इसकी डोज को हमें मॉनिटर करना पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट्स वही हैं सेम, हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन। हाइपोग्लाइसीमिया अगर इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। हेपेटिक इम्पेयरमेंट के पेशेंट के अंदर इसकी जो डोज है ना वो नहीं देते। बाकी एक हमारे पास ड्रग है जिमफिब्रोजिल, दैट इज लिपिड लोअरिंग ड्रग, और जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है वो इसका अफेक्ट बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि वो इसका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो कम करता है, रेपाग्लिनाइड का मेटाबॉलिज्म कम करता है, तो सीरम में इसका लेवल बढ़ जाता है, तो इसका जो अफेक्ट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कभी भी जो हम इन दोनों की जो है ना इनको साथ में इन दोनों ड्रग्स को एडमिनिस्टर नहीं करते। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग देखनी है हमने, बाइगेनाइड्स, मेटफॉर्मिन।